हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम 8, 9 और 10 अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो 7 अगस्त को नई दिल्ली स्थित ICAR पूसा में, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा में किया गया। ठीक है, ये नई दिल्ली में स्थित है। और इस सम्मेलन की थीम थी, वो थी सदाबहार क्रांति, जैव खुशहाली का मार्ग, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। ये इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी। ठीक है, और इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSSRF, उसके द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारत सरकार के कृषि एवं किसान मंत्रालय के सहयोग से किया गया। ठीक है, और इस सम्मेलन का उद्घाटन है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर MS स्वामीनाथन पर एक स्मारक सिक्का, 100 रुपए का स्मारक सिक्का, 100 रुपए का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत भी सम्मेलन के दौरान की गई। ठीक है, तो जो पहला पुरस्कार है वो किनको प्रदान किया गया? डॉक्टर अदेमोला A अदनले, ये नाइजीरिया के हैं। ठीक है, और डॉक्टर कुरैसा अब्दुल करीम, ये अध्यक्ष है TWAS के। ये जो संगठन है द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज, इसने MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर के इस पुरस्कार की शुरुआत की है। तो ये उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुरैसा अब्दुल करीम, और जो दूसरे हैं डॉक्टर अदेमोला A अदनले, ये नाइजीरिया के साइंटिस्ट है। ठीक है, तो इनको खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार है, उसके प्रथम संस्करण के विजेता हैं ये दोनों। ठीक है, जो MS स्वामीनाथन थे उनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। किनको कहा जाता है हरित क्रांति का जनक? MS स्वामीनाथन को। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक, तो वैश्विक स्तर पर है नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, तो इनको वैश्विक स्तर पर कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। और इसके अलावा स्वामीनाथन एक और चीज के लिए फेमस है, स्वामीनाथन आयोग का नाम आपने सुना होगा, स्वामीनाथन आयोग। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रीय किसान आयोग था, स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित ये राष्ट्रीय किसान आयोग था। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग था स्वामीनाथन आयोग। तो इसको किसानों से संबंधित सिफारिशें देनी थी। तो इसने जो सिफारिश दी थी वो MSP से संबंधित थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। तो इसकी सिफारिश थी किसानों को जो उनकी उपज होती है उसके औसत भारित मूल्य, उनके जो उपज है उसके औसत भारित मूल्य, उसका 50%, उससे 50% अधिक MSP तय किया जाना चाहिए। जो भी उसका खर्चा होता है फसल का प्रोडक्शन करने में, जो भी खर्चा होता है, ठीक है, जो औसत भारित मूल्य होता है, तो उसके 50% अधिक MSP तय किया जाना चाहिए। तो ये सिफारिश अभी तक लागू नहीं हुई और इसको लेकर के भारत में किसान आंदोलन होते रहते हैं। ठीक है, तो स्वामीनाथन थे वो, एक तो उनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में, और दूसरा वो स्वामीनाथन आयोग है जिनकी सिफारिश MSP से रिलेटेड थी कि किसानों को उनके जो उपज है उसके औसत भारित मूल्य से 50% अधिक MSP प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है IIT कॉन्क्लेव 2025, लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन मैरीटाइम। ठीक है, तो ये सम्मेलन है, इसका आयोजन 7 अगस्त को पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन पोत परिवहन महानिदेशालय और कंपनी ऑफ मास्टर मेरिनर्स ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, और इसका उद्घाटन है वो केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के द्वारा किया गया। ठीक है, और सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इस अवसर पर एक डिजी शिपिंग के लिए ई-समुद्र प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। तो जो ई-समुद्र प्लेटफॉर्म है वो क्या है? तो ये क्लाउड नेटिव सिस्टम है और इसका उद्देश्य 60 से अधिक समुद्री सेवाओं को एक डिजिटल छत के नीचे एकीकृत करना है। ठीक है,
60 से अधिक जो समुद्री सेवाएं हैं उनको ई समुद्र प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। और एमएमडी नोएडा में इस अवसर पर एक पायलट एआई आधारित डिजिटल परीक्षा प्रणाली की भी शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई। कहां पर की गई? एमएमडी नोएडा में एक पायलट एआई आधारित डिजिटल परीक्षा प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट है 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025। तो ये जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार ये इसका 11वां संस्करण है। ठीक है, और इसकी शुरुआत 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा की गई है। ठीक है, 1905 में भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए। ठीक है, तो उसकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को प्रारंभ किया गया है। जो पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो 2015 में प्रारंभ किया गया था और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई में किया गया था। ठीक है, और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा नई दिल्ली में 24 उत्कृष्ट मास्टर बुनकरों को प्रतिष्ठित संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार भी इस अवसर पर प्रदान किए गए। ठीक है, तो 24 लोगों को राष्ट्रीय हथकरघा और संत कबीर पुरस्कार प्रदान किए गए। उनमें से अपन प्रमुख जो पुरस्कार विजेता हैं उनको देख लेते हैं। तो एक है अनुराधा कुली, ये गुवाहाटी असम से संबंधित है। तो इनको संत कबीर हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया विशेष रूप से महिलाओं के लिए। ठीक है, और ये साड़ी बनाती हैं मलबरी, एरी, स्पून, मूगा। तो इनकी इस कला के लिए इनको संत कबीर हथकरघा पुरस्कार जो महिलाओं के लिए विशेष रूप से है वो प्रदान किया गया अनुराधा कुल्ली को। गुवाहाटी असम की ये रहने वाली है। दूसरा है डूंगर राम, ये जयपुर राजस्थान से हैं और इनको राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया पट्टू कॉटन शॉल के लिए। ठीक है, ये पट्टू कॉटन शॉल बनाते हैं। तो ये राजस्थान से हैं, जयपुर से डूंगर राम, इनको राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया। और दूसरी है अनुराधा कुली, एक गुवाहाटी असम से हैं, इनको संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विशेष रूप से महिलाओं के लिए है वो प्रदान किया गया और ये साड़ी बनाती हैं मलबरी, एरी, स्पून और मूगा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व सिंह दिवस वर्ल्ड लायन डे 2025। तो ये प्रतिवर्ष 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है और विश्व सिंह दिवस वर्ल्ड लायन डे 2025 पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और पर्यावरण विभाग गुजरात सरकार के सहयोग से गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य में मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड लायन डे 2025 है। कहाँ मनाया गया? तो ये वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य देवभूमि द्वारका गुजरात में मनाया गया। ठीक है, किस किस के द्वारा? भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा गुजरात सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में गुजरात के गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों की एक बड़ी आबादी पाई जाती है। जो एशियाटिक लायन है वो गुजरात के गिर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं और एशियाटिक लायन है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो, इनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। ठीक है, और गुजरात में जो शेरों की संख्या है उसकी जनगणना हुई थी अभी मई 2025 में। तो उसके अनुसार अभी टोटल 891 एशियाटिक लायन गुजरात में गिर अभ्यारण्य और उसके आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी ये 2020 से 32% की वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है, हर 5 साल पर ये एशियाई शेरों की गणना होती है तो इनमें 32% की वृद्धि हुई है और ये 674 से बढ़कर के 2025 में 891 हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बहुविषयक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार स्कीम, मेरिट स्कीम। तो इस मेरिट स्कीम को केंद्र सरकार द्वारा 8 अगस्त को मंजूरी प्रदान की गई है और इसका कार्यान्वयन है वो टोटल 275 तकनीकी संस्थानों में किया जाएगा, जिसमें से 175 इंजीनियरिंग संस्थान हैं और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। तो इन 275 तकनीकी संस्थानों में इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा और ये एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और इस स्कीम मेरिट स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप युक्तियों को क्रियान्वित कर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना। ठीक है, तो ये मेरिट स्कीम का उद्देश्य है, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करना। ठीक है, और मेरिट स्कीम के लिए जो टोटल बजट आउटले रखा गया है वो है 4200 करोड़ रुपए, जिसमें से 2100 करोड़ रुपए हैं
वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन के रूप में दिए जाएंगे। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा लोन के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, और टोटल बजट आउटले है 4200 करोड़ रुपए। और ये जो योजना है मेरिट योजना, इसकी अवधि है 2025-26 से 29-30 तक। ठीक है, और इससे लगभग 7.5 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। इस योजना से 7.5 लाख छात्रों को फायदा होगा। तो ये थी मेरिट स्कीम। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। तो अभी केंद्र सरकार ने 2025-26 तक 12,000 करोड़ रुपए की लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी प्रदान की गई है। कब तक? 2025-26 तक 12,000 करोड़ रुपए की लक्षित सब्सिडी को जारी रखने को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। और इसके अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति वर्ष नो रिफिल के लिए 14.20 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ठीक है, प्रतिवर्ष नो रिफिल। जो 14.20 किलोग्राम का सिलेंडर होता है उस पर 300 रुपए की सब्सिडी, लक्षित सब्सिडी प्रदान की जाएगी। जो 5 किलोग्राम का जो सिलेंडर होता है उसके लिए इसको आनुपातिक रूप से सब्सिडी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो एक साल में कितने रिफिल के लिए? नो रिफिल के लिए कितने रुपए की सब्सिडी? 300 रुपए की सब्सिडी। ठीक है, और PMUY मई 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के LPG कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब प्रारंभ किया गया था? मई 2016 में। उद्देश्य क्या था? जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको बिना किसी जमा राशि के LPG कनेक्शन प्रदान करना। और 1 जुलाई 2025 तक देश भर में लगभग 10.33 करोड़ PMUY कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। कितने? 10.33 करोड़। ठीक है, तो ये थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट है PM-E-ड्राइव योजना। तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, PM-E-ड्राइव योजना। इस योजना की अवधि को अभी 31 मार्च 2026 से बढ़ा करके 31 मार्च 2028 कर दिया गया है। 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। पहले इसकी जो अवधि थी वो 31 मार्च 2026 तक थी और अब इसको बढ़ा करके 31 मार्च 2028 कर दिया गया है। ठीक है, अब टोटल 4 वर्षों तक ये योजना लागू रहेगी। इसका नोडल मंत्रालय है इस योजना का, PM-E-ड्राइव योजना का, वो है भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, और इसको 29 सितंबर 2024 को प्रारंभ किया गया था और जो टोटल बजट आउटले है वो इसके लिए 10,900 करोड़ रुपए का रखा गया था। ठीक है, तो PM-E-ड्राइव योजना है वो कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, और ये प्रारंभ कब हुई थी? 29 सितंबर 2024 को। इसका नोडल मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय और इसके लिए टोटल बजट आउटले है वो 10,900 करोड़ रुपए रखा गया है। ठीक है, और PM-E-ड्राइव योजना के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या है? तो पहला है देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना। दूसरा है मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना। तीसरा है EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना। एग्जाम में सीधे सीधे ये उद्देश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और EV मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना PM-E-ड्राइव योजना के उद्देश्य हैं। ठीक है, और ये जो योजना है ये एक निधि सीमित योजना है। निधि सीमित योजना का मतलब ये है इसके लिए जो टोटल बजट आउटले रखा गया है 10,900 करोड़ रुपए का। ठीक है, वो अगर पहले इसकी अवधि से पहले खत्म हो जाता है तो योजना पहले खत्म हो जाएगी। मतलब जब तक इसके जो बजट रखा गया है वो बचा हुआ है तब तक, और जो इसकी अवधि रखी गई है, ठीक है, उस तक ये अगर बजट बचा रहता है तो ये उसकी संपूर्ण अवधि तक लागू रहेगी। और अगर उस अवधि से पहले बजट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आवेदन उसमें स्वीकार नहीं किए जाएंगे, योजना समाप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कैंसर AI एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज कैच ग्रांट प्रोग्राम। तो ये कैच ग्रांट प्रोग्राम है वो क्या है? तो ये इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन IBD द्वारा नेशनल कैंसर ग्रिड के सहयोग से प्रारंभ किया गया एक प्रोग्राम है और इसका उद्देश्य है पूरे भारत में कैंसर की जांच करना, निदान, उपचार सहायता और स्वास्थ्य सेवा कार्यों को मजबूत करने के लिए अभिनव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों के विकास और तैनाती का समर्थन करना। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इंडिया AI इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन द्वारा नेशनल कैंसर ग्रिड के सहयोग से कैच प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और ये कैंसर से रिलेटेड जांच, निदान, उपचार, जांच, निदान, उपचार सहायता और स्वास्थ्य सेवा कार्यों को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों के विकास और उनको तैनात करने के लिए प्रारंभ किया गया है।
ठीक है। और इसमें चयनित टीमों को प्रति प्रोजेक्ट 50 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा और जो सफल पायलट परियोजना होगी उसको इंडिया एआई द्वारा 1 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त स्केल अप अनुदान प्रदान किया जाएगा और इसके अंतर्गत टोटल 10 प्रस्तावों को प्रायोगिक परीक्षण के लिए चुना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है साइन, नेक्स्ट जेन अन्वेषकों के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार, साइन, साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। ये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 7 और 8 अगस्त को अपने संस्थानों और डीएचआर मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाइयों पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है। तो एक सम्मेलन है, तो इसका आयोजन किया गया किसके द्वारा? स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग डीएचआर और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर द्वारा। कब? 7 और 8 अगस्त को। और कहाँ पर किया गया? तो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के जो मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई है वहां पर इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों से वैज्ञानिक के रूप में एक दिन बिताने के आह्वान के अनुरूप इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। ये देश के विभिन्न आईसीएमआर संस्थानों में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 39 जिलों के 300 से अधिक विद्यालयों से कक्षा 9 से 12 तक के 13,000 से अधिक छात्र इसमें शामिल हुए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का रक्षा उत्पादन। तो भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो 2024-25 में बढ़ करके 1,25,590 करोड़ रुपए के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है। इसमें 18% की वृद्धि हुई है। अभी कितना हो गया है 2024-25 में? 1,50,590 करोड़ रुपए। और इसमें जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, ठीक है, डीपीएसयू है, और जो अन्य पीएसयू हैं उनका कुल उत्पादन में लगभग 77% योगदान है, जबकि निजी क्षेत्र का केवल 23% की भागीदारी इसमें है। ठीक है। तो जो 77% डिफेंस प्रोडक्शन है इंडिया में वो डीपीएसयू और अन्य पीएसयू के द्वारा किया जाता है, जबकि 23% डिफेंस प्रोडक्शन है वो निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। और वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात है वो भारत का बढ़कर के 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कितना हो गया है? 23,622 करोड़ रुपए डिफेंस निर्यात। ठीक है। रक्षा निर्यात जो है वो 23,622 करोड़ रुपए के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अगला टॉपिक है भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला। तो भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसको राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ठीक है। और इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। तो ये जो भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला है वो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है रुद्रास्त्र। तो ये रुद्रास्त्र क्या है? तो ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, 4.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी है एशिया की रुद्रास्त्र। और भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक इसका सफल ट्रायल रन किया गया है अभी। ठीक है। किसके द्वारा किया गया? भारतीय रेलवे के द्वारा। कहां से कहां तक? उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक। ठीक है। और इस ट्रायल रन के दौरान रुद्रास्त्र ने 209 किलोमीटर की दूरी है वो 5 घंटे 10 मिनट में 40.50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पूरी की है। ठीक है। तो ये एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है रुद्रास्त्र, 4.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन। तो ये कौन सी है? तो ये है नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। वो भारत की सबसे लंबे रूट वाली वंदे भारत ट्रेन है और ये नागपुर से पुणे की दूरी है उसको लगभग 12 घंटे में पूरा करती है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 अगस्त को किया गया। तो भारत की सबसे लंबे रूट वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला है बर्मा। तो बर्मा क्या है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में 60 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली BEML रेल हब निर्माण परियोजना है। इसको बर्मा नाम दिया गया है। BEML की रेल हब निर्माण परियोजना है, इसको नाम दिया गया है बर्मा।
और ये कहाँ स्थापित की जा रही है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में। ठीक है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। इसके लिए टोटल बजट है वो 1800 करोड़ रुपए का रखा गया है और इसमें वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो ट्रेनों के लिए कोचों का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में। ठीक है। नेक्स्ट है बाज अख। तो बाज अख क्या है? तो ये पंजाब सरकार द्वारा सीमावर्ती तरन तारण जिले से बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम लॉन्च किया गया है। एंटी ड्रोन सिस्टम है बाज अख, एंटी ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसको पंजाब सरकार द्वारा तरन तारण जिले से लॉन्च किया गया है। ऐसे कुल 9 एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किए जाएंगे। उनमें से 3 लॉन्च किए जा चुके हैं और 6 है वो लॉन्च किए जाने हैं। ठीक है। और ये किस लिए लॉन्च किए जा रहे हैं? तो ये सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। ठीक है। किस लिए? सीमा पार से जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है उस पर अंकुश लगाने के लिए इनको लॉन्च किया जा रहा है। और पठानकोट से फाजिल्का तक सीमा पर दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में इनको तैनात किया जाएगा। ठीक है। कहाँ तैनात किया जाएगा? पठानकोट से फाजिल्का तक दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में बॉर्डर पर इनको तैनात किया जाएगा। और इसमें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ है उसके साथ समन्वय किया जाएगा। पंजाब सरकार और बीएसएफ के द्वारा इनको तैनात किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गाजा सिटी। तो जो गाजा सिटी है उसके लिए अभी इजरायली सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा शहर पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी है। ये गाजा पट्टी है, ये छोटी सी गाजा पट्टी है। चारों तरफ से, ये 2 तरफ से इजराइल से घिरी हुई है। ठीक है। एक तरफ से ये भूमध्य सागर है और एक तरफ से मिस्र है, तो इससे घिरी हुई ये गाजा पट्टी है। तो इस पर अभी इजरायली सुरक्षा मंत्रिमंडल ने कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी गई और इस योजना के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत रखे गए हैं। पहला है हमास का निरस्तीकरण करना, दूसरा है सभी बंधकों की वापसी और तीसरा है गाजा पट्टी का विसैन्यीकरण, चौथा है गाजा में इजरायली सुरक्षा नियंत्रण और पांचवा है एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना जो हमास या फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा संचालित न हो। ठीक है। तो जो फिलिस्तीन है, अभी जहाँ फिलिस्तीनी रह रहे हैं वो क्षेत्र 2 इलाकों में बंटा हुआ है। एक तो फिलिस्तीन अथॉरिटी के अंतर्गत है ये वाला एरिया और एक है गाजा पट्टी हमास के अंतर्गत। तो अभी इस पर कब्जा करने के लिए इजराइल की जो मंत्रिमंडल है उसने मंजूरी दी है। ठीक है। और गाजा है वो केवल 365 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाली एक भूमि की पट्टी है जो पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर और पूर्व में इजराइल और दक्षिण में मिस्र के बीच स्थित है। ठीक है। तो गाजा पट्टी अपन ने देख ली। तो उस पर अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इजराइल के मंत्रिमंडल ने उस पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी है। ये 41 किलोमीटर लंबी है और अपने सबसे चौड़े बिंदु पर 12 किलोमीटर चौड़ी है। बिल्कुल संकरी पट्टी है, 41 किलोमीटर लंबी और इसकी जो सबसे ज्यादा चौड़ाई है वो 12 किलोमीटर है। और गाजा और बाहरी दुनिया के बीच 3 कार्यात्मक सीमा क्रॉसिंग है, क्रीम अबू सलेम क्रॉसिंग और एरेज क्रॉसिंग। इन पर इजराइल का नियंत्रण है और तीसरा है राफा क्रॉसिंग जिस पर मिस्र का नियंत्रण है। ठीक है। तो ये बाहरी दुनिया से उसको जोड़ने के लिए गाजा पट्टी को 3 क्रॉसिंग है जिनमें से 2 पर करीम अबू सलेम और एरेज पर इजराइल का नियंत्रण है और राफा क्रॉसिंग है उस पर मिस्र का नियंत्रण है। अगला टॉपिक है अजरबैजान आर्मेनिया शांति समझौता। तो वाशिंगटन में अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव और अर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान के मध्य व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ है। ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं, अभी इनके बीच में ट्रंप ने समझौता करवा दिया है। इस समझौते के अनुसार आर्मेनिया और अजरबैजान है वो एक दूसरे के क्षेत्र पर सभी दावों को त्याग देंगे, एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग से परहेज करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करेंगे। और ये दोनों दक्षिणी काकेशस क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है। तो ये दोनों जो पड़ोसी देश हैं आर्मेनिया और अजरबैजान, वो 1980 के दशक के उत्तरार्ध से नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर के आपस में संघर्षरत हैं। ये जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है ये अजरबैजान के भीतर स्थित है, लेकिन यहाँ की जो आबादी है वो आर्मेनियाई मूल की है। ये अजरबैजान के भीतर काराबाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर स्थित है। एक पहाड़ी क्षेत्र है ये नागोर्नो काराबाख। और जो अजरबैजान की राजधानी है वो है बाकू और आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन।
येरेवन, ये इन दोनों देशों की राजधानियां हैं। तो अजरबैजान ने 2023 में इस क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण वापस ले लिया था, जिसके कारण क्षेत्र से लगभग सभी 1 लाख आर्मेनियाई जातीय समूह आर्मेनिया भाग गए थे और उसके बाद इन दोनों देशों के बीच झड़पों की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, इनमें से जो आर्मेनिया है उसको भारत हथियार सप्लाई करता है और भारत का ये मित्र देश है आर्मेनिया। ठीक है, और जो ये अजरबैजान है इसको तुर्की वगैरह ये मुस्लिम कंट्री हैं ये सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है 38वां बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026। तो भारत है वो 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लेगा। भारत को इनवाइट किया गया है, गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया है और इस मेले का जो आयोजन है वो कोलंबिया के द्वारा किया जाता है। कोलंबियाई बुक चैम्बर्स और कार्ल बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन करते आ रहे हैं। कब से? 1988 से। नेक्स्ट है मार्क सी वार्ड्स। तो जो मार्क सी वार्ड्स हैं ये पंजाब की ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद हैं। मार्क सी वार्ड्स ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद हैं। ठीक है, और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में अपने मतदाताओं से बातचीत करने के लिए अपना स्वयं का AI संस्करण तैयार करवाया है। ठीक है, और ये ऐसा करने वाले ब्रिटेन के पहले राजनेता हैं। तो अपना AI वर्जन बनवाया है इन्होंने, मार्क सीवार्ड्स ने। ये ऐसा दिखता है, इनका AI वर्जन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्जन है और ये मतदाताओं से इनकी जगह पर बात करेगा, उनसे संवाद करेगा, उनके सवालों के जवाब देगा, उनकी समस्याएं सुनेगा और ये ऐसा करने वाले ब्रिटेन के पहले राजनेता हैं मार्क सीवार्ड्स। नेक्स्ट है जिम लवेल का निधन। तो जो जिम लवेल है ये अपोलो 13 चंद्र मिशन के कमांडर थे और ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, तो जो अपोलो 13 चंद्र मिशन था वो चंद्रमा पर गया था लेकिन वहां पर लैंड नहीं हो पाया था, उसमें कुछ विस्फोट वगैरह हो गया था, लेकिन बाद में वो सुरक्षित रूप से वापस पृथ्वी पर आ गया था। ठीक है, और ये चंद्रमा पर जाने वाले 2 बार जाने वाले पहले व्यक्ति हैं लेकिन कभी उतरे नहीं। ठीक है, चंद्रमा पर 2 बार गए, पहली बार अपोलो 8 मिशन में, दूसरी बार अपोलो 13 मिशन में, लेकिन दोनों ही बार ये चंद्रमा पर उतर नहीं पाए। ठीक है, जो अपोलो 13 मिशन था उसमें विस्फोट हो गया था, लेकिन ये जैसे तैसे करके उसको वापस ले आए और प्रशांत महासागर में 3 यात्री उस पर सवार थे, तीनों ने प्रशांत महासागर में लैंडिंग की थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025। तो एशियाई अंडर 19 और अंडर 20 मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, उसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। कहाँ किया गया? थाईलैंड के बैंकॉक में। और भारत ने दोनों आयु वर्गों में टोटल 27 पदक जीते हैं। टोटल कितने पदक जीते हैं भारत ने? 27 पदक एशियाई अंडर 19 और अंडर 20 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। और भारत ने अंडर 19 कैटेगरी है उसमें टोटल 14 पदक जीते हैं। अंडर 19 में 14, जिसमें से 3 गोल्ड है और 7 सिल्वर हैं और 4 कांस्य हैं। तो अंडर 19 में 14, टोटल 27 और 14 में से 3 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 4 ब्रोंज हैं। तो उसमें से गोल्ड किन किन ने जीता है? तो पहली है निशा महिला 54 किग्रा वर्ग में, दूसरी है मुस्कान महिला 57 केजी वर्ग में और तीसरे हैं राहुल पुरुष 75 केजी वर्ग में। तो अंडर 19 में इन 3 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा है अंडर 20 मुक्केबाजों ने टोटल 13 पदक जीते हैं। तो अंडर 19 ने 14, ठीक है, और अंडर 22 ने 13, टोटल 27 पदक हो गए। ठीक है, तो जो अंडर 20 मुक्केबाज हैं उन्होंने टोटल 13 पदक जीते हैं, उनमें से 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर हैं और 8 ब्रोंज है। और गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड जीता है रितिका ने महिला 80+ कैटेगरी में। ठीक है, तो ये थी एशियाई अंडर 19 एंड अंडर 20 चैंपियनशिप। अगला टॉपिक है एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025। तो इसका आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया था पहली बार। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बिहार के राजगीर में। इसका आयोजन पहली बार बिहार के राजगीर में किया गया था और इसके मस्कट का नाम था अशोका। अशोका ये खरगोश था। ठीक है, ये एक खरगोश था, इसका नाम था अशोका। और पुरुष वर्ग के फाइनल में इसमें हांगकांग ने श्रीलंका को हरा करके चैंपियनशिप का खिताब जीता और महिला वर्ग में
चीन ने हांगकांग को हरा करके खिताब जीता। तो पुरुष वर्ग के विजेता हैं हांगकांग और महिला वर्ग के चीन। ठीक है, और इसमें भारत के प्रदर्शन के बारे में देख लेते हैं। तो जो भारतीय महिला टीम है उसने उज्बेकिस्तान को 12-5 से हरा करके तीसरा स्थान कांस्य पदक जीता। तीसरा स्थान हासिल किया भारत की महिला टीम ने। ठीक है, किसको हरा करके? उज्बेकिस्तान को 12-5 से हरा करके। और पुरुष वर्ग में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर 5वां स्थान हासिल किया। इसमें भारत कोई पदक नहीं जीत पाया, लेकिन महिला वर्ग में भारत ने कांस्य पदक इसमें जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिडे वर्ल्ड स्कूल्स टीम शतरंज चैंपियनशिप 2025। तो इसका आयोजन है फिडे वर्ल्ड स्कूल्स टीम शतरंज चैंपियनशिप 2025। इसका आयोजन अमेरिका के अलेक्जेंड्रिया में किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका के अलेक्जेंड्रिया में। और इसमें तमिलनाडु के चेन्नई स्थित वेलामल MHHS स्कूल है, उसने खिताब जीता है। ठीक है, किसने जीता है? वेलामल MHSS स्कूल ने, और ये तमिलनाडु के चेन्नई की स्कूल है, इसने खिताब जीता है। और इस स्कूल की जो टीम थी उसके गैर खिलाड़ी कप्तान थे S वेलावन। ठीक है, और दूसरे नंबर पर रही है कजाकिस्तान के नेशनल स्कूल ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और तीसरे स्थान पर अमेरिका के द होरकर स्कूल तीसरे स्थान पर रही है। ठीक है, और पहले स्थान पर है वेलामल MHSS स्कूल, ये तमिलनाडु के चेन्नई की स्कूल है। ठीक है, नेक्स्ट है रमेश बुदियाल। तो रमेश बुदियाल ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के ओपन पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीत करके पदक जीतने वाला पहले भारतीय बने हैं। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? रमेश बुदियाल। इन्होंने पुरुष ओपन वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर हैं, उनको देख लेते हैं। तो पूर्व ओलंपियन कृष्णा पुनिया है, उनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलेट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन का सदस्य किन को चुना गया है? कृष्णा पुनिया को। ठीक है, नेक्स्ट है महत्वपूर्ण खनिजों पर राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? 7 और 8 अगस्त को जबलपुर मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा अपने 175वें स्थापना वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में। कहाँ किया गया? जबलपुर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आधार फेस ऑथेंटिकेशन जुलाई में 19.36 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, और एक दिन में सबसे ज्यादा फेस ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन है वो 1 जुलाई 2025 को 1.22 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन हुए हैं। तो ये एक रिकॉर्ड बना है। ठीक है, तो मोटा मोटी इसको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का भूमि पूजन किया गया। अभी शिलान्यास किया है। ठीक है, मां जानकी मंदिर का कहाँ पर? पुनौरा धाम मंदिर है। ठीक है, बिहार के सीतामढ़ी जिले में, और इसमें 159 फीट से अधिक ऊंचा भव्य मंदिर प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करने के लिए वकील फाउंडेशन द्वारा विकसित और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा अनुमोदित दिशा अभियान को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। कुछ टाइम पहले वकील फाउंडेशन ने इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे, तो वो न्यूज भी अपन ने कवर की थी। और अभी महाराष्ट्र पहला राज्य बना है इसके द्वारा जो दिशा अभियान चलाया जा रहा है उसको लागू करने वाला। ठीक है, किसके लिए? बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए। और नेक्स्ट है भाषाई बाधाओं को तोड़कर नवाचार तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषा प्रभाग भाषिनी ने नई दिल्ली में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो किस किस ने किए हैं? अटल नवाचार मिशन जो नीति आयोग के अंतर्गत आता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषा प्रभाग भाषिनी जो है उसके मध्य एक समझौता ज्ञापन पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है RBI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक लघु वित्त बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। लगभग 10 सालों के बाद ये मंजूरी दी गई है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, लघु फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए एक सैद्धांतिक मंजूरी RBI ने दे दी है। किसको? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है, वो
27 से कक्षा 10 में ओपन बुक असेसमेंट शुरू करेगा। तो ओपन बुक असेसमेंट है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें छात्र की स्मरण शक्ति को नहीं परखा जाता है, ठीक है। स्मरण शक्ति को परखने के बजाय उसकी एनालिटिकल पावर को देखा जाता है, इसकी एनालिटिकल पावर को परखा जाता है, ठीक है। इसमें उसको बुक्स दे दी जाती हैं और उनसे वो क्वेश्चन ढूंढ के और जो सवाल और आंसर जवाब सवाल और क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स देता है, ठीक है। तो उसमें उसकी एनालिटिकल पावर को परखा जाता है, ना कि उसकी समझ शक्ति को परखा जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भालूकोना जमनीडीह ब्लॉक में भारत में पहली बार निकल तांबा प्लेटिनम समूह तत्व सल्फाइड की खोज की गई है। कहां पर की गई है? छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भालूकोला जमनीडीह ब्लॉक में, ठीक है। भारत में पहली बार निकल तांबा प्लेटिनम समूह तत्व सल्फाइड की खोज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है, उसने केन्या को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस, जिसको स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, उसके उन्मूलन के लिए अभी प्रमाणित कर दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है। और ये स्लीपिंग सिकनेस का उन्मूलन करने वाला 10वां देश है केन्या, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।